बिहार में पहली बाजी दनादन वोटिंग हो रही है। लोग लंबी कतारों में लग के वोट डाल रहे हैं। नेताओं की बातें हो गई है, अब जनता फैसला कर रही है वोट बटन दबा करके। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने पटना में आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य से भी इस मौके पर बात की। उन्होंने महागठबंधन की जीत का किस तरह दावा किया, देख लीजिए। दीघा विधानसभा क्षेत्र का ये बूथ और देखिए तेजस्वी लालू प्रसाद यादव वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ वोट करने पहुंचे हैं और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और यहाँ पर राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। पूरा परिवार वोट करने आया है। रोहिणी भी, एक मिनट इधर आइए, इधर नीलमणि मैम क्या कहना चाहेंगी वोट कास्ट करने? मैम क्या करना चाहेंगी आज वोट कास्ट करने? ये चुनाव इस बार बिहार बेरोजगार भाइयों के लिए है। गांव में जो बसे हमारे जो मजदूर भाई लोग हैं, जो अपना रोजी रोजगार के लिए वो दर दर ठोकरें खा रही है, इस बार ये चुनाव उनके लिए है। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं प्रधानमंत्री की, तमाम लोगों की, क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता इस बार जागरूक है, मुझे पूरा भरोसा है अपने नौजवानों पे। रोहिणी आचार्य जो देखिए यहाँ पर वोट देने आई हैं और आप देखिए जो तमाम लोग, लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सभी लोग वोट कास्ट करने आए हैं। तो कम से कम आरजेडी खुद सबसे बड़ा अपना ट्रम्प कार्ड एम्प्लॉयमेंट के इशू को ही मान रही है और अपने उस प्रॉमिस को कि हर घर में हम सरकारी नौकरी देंगे। अब देखना होगा जनता क्या तय करती है। लेकिन मोकामा में जो आशंका थी कि क्या डर के साए में यहां पर मतदान होगा, इसके उलट यहां पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मोकामा के सीसीएम स्कूल में हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने स्थानीय मुद्दे और नीतीश सरकार के कामकाज और स्थानीय बाहुबली अनंत सिंह को लेकर सीधे मतदाताओं से बात की। देखिए क्या कहा। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बनी मोकामा में हम इस वक्त हैं और आपको दिखाना चाहेंगे। मोकामा के सीसीएम स्कूल में एक पोलिंग सेंटर बनाया गया है जहां पर जो तमाम मतदाता हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही तो तमाम मतदाता हैं वो अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम पोलिंग पार्टियाँ हैं वो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो यूथ हैं या महिला वोटर्स हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी कतार में लगकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या जो पटना के स्थानीय पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम मतदाता हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और जो तमाम लोग हैं वो अपने बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग भी उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। विकास के मुद्दों पर, बेरोजगारी है, इधर काम मिले नौजवान लोगों को। किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान करने आए हैं यहाँ पर? हमरा दक्षिण नहीं वृद्धा पेंशन मिलन, घूसो दिलियन ब्लॉक में जगता नहीं मिलन, दुइयो प्राणी हमरा कोई आशा नहीं हन। वृद्धा पेंशन नहीं मिला? हमरा नहीं मिलन, मिल के बंद हो गलन, नहीं मिलन लॉकडाउन से। और जो जीविका दीदी को बिहार सरकार ने 10-10 हजार रुपए दिया है वो ओहो नहीं, हमरा वो सब नहीं मिलन, कोई हमरा आशे नहीं हन। आपके मोकामा में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके बिहार में क्या चीज़ें होनी चाहिए? मोकामा में तो बहुत चीज़ें होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे। मेरे घर तरफ ऐसे ही पानी आ रहा है, सब नाला उला बना है, इतना पानी में भी अभी उसमें चढ़ के आते हैं लेकिन कोई अभी कुछ नहीं किया है। और बोल भी रहे हैं तो कोई नहीं, उधर मुखिया आता है नहीं कोई और कोई आता है देखने के लिए, उधर से रोड साइड से ही चले जाते हैं, मेरे घर तरफ कोई नहीं आते हैं। बस यही है कि अगर मिल जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ मेरे घर तरफ भी थोड़ा देख लीजिए, ना गली बना हुआ है ना और कुछ। जी क्या सोचते हैं आपके मोकामा और आपके बिहार में क्या चीज़ें? तो वह कंपनी सब उठा कर ले भागे कुल हैं। एक वो कंपनी है, गरीब कुल मर रहा है भूखा हुआ, तब न दिल्ली जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो कंपनी देना चाहिए सरकार को। दुनिया भर जमीन पड़ती हो गया, कुल की कागज खाली हो गया। की बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए अब सरकार तो मोदी जी के न बनेंगे। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, मोकामा, बिहार।
हमेशा से दिलचस्प रहा है बिहार का चुनाव और यहाँ की बातें आप सुनिए तो आपको वो दिलचस्पी आप में भी जागेगी। मुकेश सहनी वोटिंग करके देखिए, वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीर, और इस वक्त वो बटन दबाने पहुंच गए उस जगह पर। गुप्त मतदान की प्रक्रिया होती है। ये व्यक्ति की आज़ादी है कि वो किसको चुनता है। दरभंगा के गौराबड़ा में इस वक्त वोट डालते नजर आ रहे हैं आपको मुकेश सहनी, और वो खुद की दावेदारी उन्होंने मनवाई है पिछले दिनों महागठबंधन से कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री वही बनेंगे। इस वक्त वोट डाला है और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुकेश सहनी के वोट डालने की। हाल के सालों में मुकेश सहनी एक खास वर्ग के नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है उन्होंने, और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और तेजस्वी को प्रमोट किया कि सीएम का फेस तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम का खुद उन्होंने, और ये आखिरकार महागठबंधन को इस पर राजी होना पड़ा। चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम समझने की कोशिश करें कि अब तक तो तमाम नेताओं ने सारी बातें कह दी, पार्टियों ने कह दी, लेकिन अब जनता के सामने सवाल है कि उसको फिल्टर करके रखा जाए तो जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है, क्या मुद्दे उनके लिए अहम है। संजय जी, आपसे सवाल पिछले दौर में नहीं हो पाया था, आपको क्या लगता है वो गेम चेंजर इशू आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इस वक्त जनता के जहन में होंगे? गेम चेंजर इशू जो है वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, महिलाओं को जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2015 से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया। 15 में सबसे पहले उन्होंने शराबबंदी की और उससे महिलाएं बड़ी प्रभावित हुईं। गरीब महिलाओं के पति शराब पीते थे और उनकी पिटाई करते थे। लेकिन इसके अगेंस्ट पीके आर्गुमेंट करते हैं कि अगर ये बड़ा मुद्दा रहता और इससे महिलाएं प्रभावित हो जाती तो 2020 में उनकी सीट 43 नहीं हो जाती। नहीं, मेरा कहना यह है कि 2015 के बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने अलग अलग तरीके से आगे भी नरिशमेंट किया है। ओके। उन्होंने उसी कड़ी में 15 के बाद उन्हें लगा कि इससे ऊपर और क्या दिया जा सकता है, तो फिर उन्होंने वो जो है सो एक वो बहाना स्कीम शुरू कर दिया और उस वुमेन एम्पावरमेंट शुरू हो गया। उसके तीसरे लेवल पे ये जो उन्होंने 2,10,000 पहले जीविका दीदी बना दिया, उसे स्मॉलर छोटे छोटे उन्हें सहयोग मिले और जीविका दीदी पूरे स्टेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरफ से महिलाएं बनने लगी। तो ये सेकंड स्टेज वो था। थर्ड जो अभी तुरंत इलेक्शन से मुश्किल से 2 महीने पहले, वही हम अपना मत का प्रयोग किए हैं। लोकतंत्र में जनता जो है मालिक होता है और मैं पूरे राज्य के जितने भी नागरिक हैं, प्रथम चरण में मतदान हो रहा है, सबसे आग्रह करेंगे कि अपना वोट का, मत का जो है सही से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और बिहार में बदलाव लाने के लिए प्रयोग करें। बिहार में एक बेहतर सरकार बनाने के लिए अपना वोट का प्रयोग करें। जो बिहार में जो समस्या है उसको समस्या को दूर करने के लिए अपना मत का प्रयोग करें। मैडम, सर आज वोट डाल के आए हैं, आप भी वोट डाल रही हैं, क्या आपकी तरफ से क्या सर कहना है? जो सर बोले वो सही बोले, अभी मैं क्या बोलूँ, अभी लोकतंत्र है अभी, और क्या। फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में आपने वोट डाला है, युवाओं को क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? युवाओं को बस यही संदेश होगा कि आप अपना वोट अच्छे तरीके से यूज़ करें और मिसयूज़ ना करें और किसी और के बातों में ना आए, जो सही लगे उसको वोट दें। वोटिंग के बाद अपनी बात रखते हुए संजय जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें तो फिर मैं गेम चेंजर इश्यूज। गेम चेंजर इशू यही है कि जो वुमेन आपको लगता है कि ये गेम चेंजर हैं और सबका फोकस भी है इस बार? उनका फोकस भी है। कम से कम 30 लाख महिलाएं एनरोल्ड हो चुकी हैं। उन्हें 10,000 उनके खाते में गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब एस्पिरेशन उनका हाई हो गया है। लेकिन एक दूसरा गेम चेंजर भी है, वही आपने स्क्रीन पे देखा, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी इस पे थे। मुकेश सहनी का जो कास्ट परसेंट है वो 2.6 है और ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ग्रुप हैं। ये महागठबंधन के डिप्टी सीएम हैं। एम्पावरमेंट ऑफ एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट ये भी नीतीश जी ने किया है और उसमें कम से कम 35 से 40 जातियां हैं। कई के परसेंट 1% हैं। साहनी साहब का वोट परसेंट जो है 2.6 है और इस पे इन्होंने खुद को डिप्टी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करा लिया है। एम्पावरमेंट ऑफ एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है ये एक नया एम्पावरमेंट है। इसे भी नीतीश जी ने बड़े अच्छे से नरिश किया है। इसकी बड़ी सारी जातियां नीतीश से भी प्रभावित होंगी और उसका लाभ नीतीश जी को मिल सकता है। ओके, संतोष जी,
तो ईवीसी की जहां तक बात है, अति पिछड़े की जहां तक बात है, एक बड़ा मुद्दा, बड़ी घोषणा जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आई, लगातार तेजस्वी भी बोलते रहे और राहुल गांधी भी बोलते रहे और उन्होंने घोषणा की कि हम 65% आरक्षण देंगे, जिसमें ईवीसी को टारगेट ही किया था, अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश, एमवाई के बियॉन्ड जाने की। क्या लग रहा है आपको, ये काम करता नजर आ रहा है क्या इस चुनाव में? अजय जी, ये तो फिर भी वही सवाल है अंदाज़ा लगाने का, पर अगर आप मुझे अनुमति दें, दीपक सामने हैं। दीपक जी नमस्कार। दीपक से मुझे ये पूछना है, चूँकि बिहार में घूम के आए हैं, दीपक चौरसिया से मैं सहमत हूँ कि 10,000 रुपये गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो नीतीश ने बच्चियों को साइकिल दी है और ख़ासकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया है, और जिस तरह से महिलाओं को पंचायत में रिजर्वेशन दिया है, शायद वो महिलाओं के मन में ज़्यादा असर रखे हुए है बिहार में। पर दीपक, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप बताएं कि आप बिहार में हैं, ये बताइए कि नीतीश सरकार ने पिछले 5 साल में वहाँ पर रोज़गार खड़े करने के लिए क्या किया? वहाँ इतनी ज़्यादा संभावना इंडस्ट्री की है, पूरा उत्तर बिहार गन्ने का क्षेत्र है, धान का क्षेत्र है, चीनी मिलें नहीं बनी, प्रॉमिस हुआ, पिछली बार भी प्रॉमिस हुआ कि हम उनको शुरू करेंगे, नहीं शुरू हुआ। तो ये नीतीश सरकार ने क्यों नहीं किया? उसने औद्योगिकरण के ऊपर कोई योजना क्यों नहीं बनाई? अगर दीपक बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। की तरफ कोई बहुत सार्थक प्रयास नहीं किए। पिछला 5 साल आप देखिए, नीतीश कुमार की पलटी मारी में भी 5 साल में से लगभग 17 महीने का वक्त गया है। तेजस्वी यादव आए, उन्होंने एक खाते में 5 लाख नौकरियां जरूर दी, लेकिन नौकरियां कितनी दी जा सकती हैं उसको लेकर एक लिमिटेशन है। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात, जिन इंडस्ट्रीज और बाकी चीजों की बात आप कर रहे हैं, जब ये सवाल बार बार सरकार में शामिल तमाम लोगों से पूछा गया तो उनका कहना यही था कि अभी तो हम 15 साल का गड्ढा ही भर रहे हैं, अब हम एक देश बना पाए हैं, अब हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए हैं, अब हम एक बेहतर जगह बना पाए हैं, जिसके बाद हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। हालांकि मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 तक बहुत बेहतरीन काम किया था। 2010 से 2015 तक वो इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे लगे रहे कि किसी तरह वो नरेंद्र मोदी के चैलेंजर बन जाए। 2015 से 20 तक वो उन्होंने फिर एक बार पलटी मारी और आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, तो वो उस पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे लगे रहे। 2020 में बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत कर आए और उसके बाद उन्होंने फिर एक बार पलटी मारी और फिर वो आरजेडी के साथ चले गए और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो मेरे ख्याल से उनका ज्यादा समय इसी तरह की पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के अंदर गया है। जहां तक डेवलपमेंट को लेकर फैक्ट्री खोलने की बात है, बड़े कल कारखाने लगाने की बात है, तो उसको लेकर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं यहाँ पर यही जोड़ना चाहूंगा अपनी बात के अंदर कि वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कुछ इस तरीके से फंसे थे, इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते आखिरी मोमेंट पर एक के बाद एक वेलफेयर स्कीम्स को लेकर आए, जीविका दीदियों के लिए, रसोइयों के लिए। संवैधानिक ड्यूटी है जिसको हमने पूरा किया है, यही है। ठीक है सर, चलिए, धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा वोट डाल करके निकले और यहाँ मीडिया से बात करते हुए दीपक जी आपके पास लौटूंगा। ग्राउंड से भी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमरदीप हमारे संवाददाता भागलपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है। अमरदीप, भागलपुर में किस तरह की वोटिंग, कैसा जज्बा लोगों में, कौन से मुद्दे बता रहे हैं वो उनके? देखिए, मुंगेर इलाके में मौजूद है जो तारापुर का विधानसभा। यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वोटिंग किया है। उसके बाद अब उसकी पत्नी ममता जी पहुंची है और उसके पिता वो भी पहुंचे और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डिप्टी सीएम की पत्नी क्या कर रही है। मतलब दर्शकों को दिखा दीजिए मैम, जो वोट आपने किया है, क्या कहेंगे वोट दे करके आप निकले हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? तो देखिए कि यह सम्राट चौधरी की पत्नी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो एनडीए के सितारे भी है और ये लखनपुर का इलाका है जहाँ पर अभी वोटिंग की प्रक्रिया जो है चल रही है। हम कुछ युवाओं से भी बातचीत करते हैं जो
फर्स्ट टाइम आप बने रहिए अमरदीप, हम आपके पास लौटते रहेंगे। तो लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। जो अभी खबरें आनी शुरू हो रही है, बम्पर वोटिंग चल रही है, लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ लाइव टाइम्स के दिलीप जी भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आप तो लगातार बिहार में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पर लोगों के बीच में आप हैं। आपकी नजर में कौन सा मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा है लोगों के जहन में, जो गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है, जिसके आधार पर लोग बटन दबा रहे हैं आज? पूछ लेंगे, रुक जाइए। अजय, कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके तमाम मतदाता वोट करते हैं। कई सारे मुद्दे हैं, कुछ बुनियादी मुद्दे हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लगातार लोगों के बीच में लेके गए हैं अपने चुनावी अभियान में। आप देखेंगे एनडीए के तरफ से जो बातें अब सामने रखी जा रही है बाकी तमाम चीज़ों के बाद, वो है जंगल राज। एनडीए लगातार इस बात को लेके कि जंगल राज उनके लिए ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जंगल राज के बाबत वो कई तरह से महागठबंधन पे निशाना साधते हैं। जबकि महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने लगातार जो बात की है वो बात करते हैं रोजगार की, वो बात करते हैं पढ़ाई की, और जो बुनियादी मुद्दे हैं बिहार के लोगों के लिए, वो है कमाई, वो है दवाई, वो है पढ़ाई, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और ये अभी तीनों जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बिहार के बाहर जाना पड़ता है लोगों को, और ये बड़ा कारण है पलायन का कि रोजगार के लिए पढ़ाई और पढ़ाई के लिए बिहार से वो बाहर जाते हैं। तो बिहार में पिछले, अगर हम बिहार के चुनावी इतिहास को देखें, 1946 में उन्होंने श्री कृष्ण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, 61 तक वो रहे, और उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए वहाँ पे एक विराम सा लगा। लेट 60s में जो एक चेंज हुआ वहाँ पे, कांग्रेस की सत्ता थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन फिर से चुनाव लगभग 80 के दशक में भी कांग्रेस की ही सत्ता रही। कई मुख्यमंत्री वहाँ पे बने, कई मुख्यमंत्री बनते रहे वहाँ पे जी, जो कांग्रेस के थे। लेकिन 90 के बाद कांग्रेस को अगर वहाँ से किसी ने हटाया तो वो था लालू प्रसाद यादव। जनता दल, जनता पार्टी के बीच में कर्पूरी ठाकुर थे, उन्होंने थोड़े दिन के लिए किया था, लेकिन 90 के बाद से कांग्रेस वहाँ समाप्त हो गई और सोशलिस्ट और जनता दल के जो लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं, इन्होंने एक तरह से कांग्रेस को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद से लेके कांग्रेस अभी तक अपने पैरों पे यहाँ पे या ज़मीन पे आपको खड़ी हुई नज़र आते हुए नहीं दिख रही है। अगर आप देखेंगे, मैं लगातार कई क्षेत्रों में गया, कई जहाँ मतदाता मतदान कर रहे थे, मतदान को लेके लोगों में बहुत उत्साह है, लेकिन वो जो है महागठबंधन और एनडीए, तो अगर अब मैं कहूँ तो मैं कहूँगा ये कांटे की टक्कर है। मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि किसी एक पक्ष में बहुत ज़्यादा मतदान हो रहा है या दूसरे पक्ष वाले कमज़ोर रूप से मतदान कर रहे हैं। मतदान करने में दोनों तरफ से लोग जुटे हुए हैं, लंबी कतारें हैं, यानी कि दोनों तरफ से जो लोग हैं वो आके मतदान केंद्र तक 7 बजे से मतदान की शुरुआत होनी थी। बिहार में लोग जल्दी उठते हैं, मुझे लगता है कि 6 बजे, 6:30 बजे लोग मतदान केंद्र पे आना शुरू हो गया था उनका जी। कई इलाकों में जब हम पटना से हमने अपनी शुरुआत की, पटना से मुजफ्फरपुर से फिर मधुबनी से दरभंगा, हम इस वक्त बैठे हुए हैं दरभंगा में। यहाँ एक चौक है जहाँ पे आज हम यहाँ पे कई लोगों से बातचीत भी की है। इससे पहले हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं खुशबू, वो भी थी, उन्होंने कई मतदाताओं से बात किया। तो मुद्दे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो हम वहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि कौन सा एक मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा अगर आप देखेंगे तो एनडीए ने जंगल राज को सबसे बड़ा मुद्दा बना के यहाँ पे अब महागठबंधन पे वो इस बात को लेके कि अगर लालू जी, अगर महागठबंधन या अगर तेजस्वी जी, ये जो है जंगल राज के प्रतीक है, इसमें विकास नहीं होता था, यहाँ अपराध था, यहाँ भ्रष्टाचार था, यहाँ चारा घोटाला था, तो वो कई चीज़ों को एक जंगल राज के आवाज़ को दे के वो कई मुद्दों को साधने का एक साथ प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे तेजस्वी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है पढ़ाई। तो वो बुनियादी मुद्दों को कहीं ना कहीं तेजस्वी जो है वो ज़मीन पे लाने का प्रयास कर रहे हैं
तो ये दो अलग अलग अगर आप देखेंगे, इस बीच में जो सबसे अहम बात है जी वो ये है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो एक तीसरा पक्ष दिख रहा था जनसुराज का, वो जमीन पे कहीं नहीं दिख रहा है आज। जितने भी मतदान केंद्रों पे हम गए, कई युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, कई लोगों से हमने बातचीत की, तो जमीन पे जनसुराज का कोई जो असर है या कोई जो उसके बारे में चर्चा है लोग नहीं कर रहे थे। हमने कई लोगों से पूछा भी कि क्या यहाँ पे आप महागठबंधन या एनडीए जो उम्मीदवार हैं उनके इतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग वोट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, लार्जली जो लोग हैं वो महागठबंधन को या फिर एनडीए को के पक्ष में ही मतदान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभियान, चुनावी अभियान की जो शुरुआत हुई थी, अंत तक आते आते एक तरह से जंगल राज बनाम जो तेजस्वी का है कि रोजगार हम देंगे, पढ़ाई की बात वो कर रहे हैं, कमाई की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, ये बुनियादी रूप से मुद्दा के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यही मुद्दा यहाँ पे है। बिल्कुल, तो आपने जो बहुत ही तस्वीर साफ कर दी कि जो पेनिट्रेट कर पाए हैं मुद्दे ग्राउंड तक में, ग्राउंड जीरो से जो आप बता रहे हैं वो ये दो बड़े मुद्दे हैं जो पेनिट्रेट कर रहे हैं। एक तरफ जो एनडीए ने रखा है और दूसरी तरफ महागठबंधन ने। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? दिलीप जी, आपसे एक सवाल पूछना है मुझे। मैं भी दीपक जी से पूछ रहा था, आप घूम रहे हैं वहाँ पर, दीपक ने कहा कि नीतीश पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगे रहे पिछले 5 साल 7 साल। आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूँ, अगर आप बता सकें मुझे, क्योंकि आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं, आप संपादक चीफ एडिटर हैं, आपके पास 10 बीट होती हैं, 15 बीट होती हैं, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी होती है। मुख्यमंत्री के पास भी, और सबको मैनेज भी करना पड़ता है और अपने संवाददाताओं को दिशा निर्देश भी देना पड़ता है। उसी तरीके से दिलीप जी, मुख्यमंत्री के पास भी 20 चीज़ें होती हैं, सबको नज़र रखनी पड़ती है। वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो दीपक ने कहा वो करते होंगे, लेकिन उनकी नज़र में जिस इलाके में आप घूम रहे हैं, यहाँ पर औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ, या पूरे बिहार में उद्योगों को प्राथमिकता नीतीश जी ने क्यों नहीं दी? इसके बावजूद कि नीतीश जैसा नेता बहुत कम पैदा होता है, नीतीश बिहार के नेताओं में बहुत साख वाले नेता हैं, लेकिन नीतीश जी ने औद्योगिकरण को क्यों इग्नोर किया? दिलीप, अगर आप कुछ बता सकें तो मैं बहुत मतलब आपका शुक्रगुजार होऊंगा। चूंकि आप नीतीश जी को, लेकिन पूरे संपूर्ण शासनकाल में मोदी जी के शासनकाल अब 12वां साल जा रहा है। इन 12 वर्षों में 12 पैसा भी किसी किसान मजदूर का कर्जा माफ नहीं हुआ, और हवाई जहाज से चलने वाले लोग, हवाई जहाज का रख करके चलने वाले लोग, चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले लोग, चाहे अनिल अंबानी हो, अडानी साहब हो, चाहे जो भी लोग हैं बड़े उद्योगपति, ये सब लोग लगातार इन लोगों का कर्जा माफ किया जाता है। इसका मतलब सीधा है, ये नफरती संप्रदाय शक्ति, संघी शक्ति आम आदमी का जेबी कमज़ोर करके, आम आदमी का शिक्षा कमज़ोर करके और नस्लों को नशा में डाल करके परमानेंट गुलामी थोपना चाहता है। यह इस साजिश को बिहार का यह चुनाव बेनकाब करेगा, और 2029 में जो चुनाव होने वाला है, यह बिहार अपना परिवर्तन ला करके, उन्हें स्पष्ट है कि बिहारी आवाम समझ लिए हैं कि जो बेरोजगारों के और गरीबों के, बेरोजगारों, पहले तो बेरोजगार ही दिखते थे, लेकिन अब गरीबों के सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई देश में है तो अकेला तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जिन्होंने साबित किया है 17 महीने के कार्यकाल में कि 10 लाख नौकरियां हम देने का वादा किए थे, 10 लाख नौकरियां एक कलम से देने का वादा किए थे। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार नहीं बनी हम लोगों की, मात्र 12,270 वोट से सरकार बनने से चूक गई। बेमानी हुआ, शैतानी हुआ, कोई 13 वोट से हराए गए, कोई 200 वोट से हरा गए, कोई 800 वोट से हरा गए। गणना में डिले करके किसी ढंग से प्रशासनिक और प्रशासन के धोष में हमें हराया गया। बावजूद भी जब 17 महीना हम लोग महागठबंधन में नीतीश जी हम लोग साथ आए, तो हमने अपने पूरे एजेंडा को, हमारे नेता अपने पूरे एजेंडा को इम्प्लीमेंट कराया। जैसे 5.5 लाख सरकारी नौकरियां नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनका टेटुआ दबा करके, उन पर दबाव बना करके कमिटमेंट था, और तो मुख्यमंत्री जी एग्री किया। अगर मुख्यमंत्री ये कहते हो कि हम ही नौकरी दिए हैं तो 20 वर्ष से क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के कारण, कमाई के कारण, दवाई के कारण जो बिहार में नहीं है, उसके लिए लोग बाहर गए। पलायन का एक बड़ा कारण है। नीतीश कुमार जी ने उन चीज़ों को एड्रेस करने का, जो बुनियादी चीज़ें थी, बिजली है,
जो सड़कें थी, जो लॉ एंड ऑर्डर, उन पे तो काम किया, लेकिन उद्योग को लेके जितना भी उनका प्रयास लगा अभी तक, चाहे उन्होंने निवेश लाने का प्रयास किया, कई उन्होंने इन्वेस्टर्स सबमिट किए, कई बार मुंबई गए, हम लोगों ने देखा कि बिहार में उन्होंने कुछ प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास बिहार में ज़मीन पे अभी तक कोई बड़े उद्योग नहीं वो खड़ा कर पाए। यहाँ तक कि जो यहाँ पे उद्योग थे, जैसे चीनी मिल थे, वो बंद हो गए, कई चीनी मिल बिहार में बंद हो गए। और 14 में जब हमने देखा, प्रधानमंत्री जी जब 14 में के बाद 15 में जब वापस 17 में वो आए, तो उन्होंने कहा यहाँ पे चीनी मिल जो है उसको वापस वो शुरू करेंगे। अभी तक तो बहुत सारे चीनी मिल की शुरुआत हो नहीं पाई है ज़मीन पे, और नए उद्योग यहाँ लग नहीं पा रहे हैं। इसके 2 कारण 3 कारण जो लोग जानकार हैं वो कहते हैं। एक तो वो कहते हैं यहाँ ज़मीन की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, एक जो महत्वपूर्ण कारण बताते हैं कई लोग, कई जानकार। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़मीन की कमी इतनी बड़ी कोई बाधा है। मुझे लगता है इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि यहाँ पे सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में, स्थानीय स्तर पे भी लोग रोजगार को लेके, उद्योग को लेके बहुत ज़्यादा काम करने की जो आवश्यकता थी वो अब तक नहीं हो पाया है। और उसके कारण एक तो सरकार की नीति, सरकार की नीयत, नीतीश कुमार जी की अपनी जो बाध्यता है और उनकी जो प्राथमिकता है वो है येन किन प्रकारेण, जिस चीज़ को वो जंगल राज कहते हैं नीतीश कुमार जी, उस जंगल राज वाले के साथ 2 बार वो सत्ता पाला बदल के सरकार बना चुके हैं। जी, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से लौट करके आते हैं। जी, बने हुए हैं, आप सभी बने हुए हैं मेरे साथ, और ग्राउंड से तमाम हमारे संवाददाता भी। और बम्पर वोटिंग 9 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है, आपके टीवी स्क्रीन पर आपने देखा 13.13%। जबरदस्त वोटिंग। तो आप भी निकलिए घर से, वोट डालिए।